एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और आज मैंने करवाना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, और हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है क्लास 11 का, चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और आज मैं आपको करवा दूंगी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग के अंदर बेसिकली 2 स्टेप्स आते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का क्या मतलब होता है कि जिसमें एटमॉस्फेयर एयर अंदर आ रही है हमारे लंग्स के पास, और एक्सपिरेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा जो एयर एल्वेलायर एयर है वो रिलीज आउट हो रही है। ठीक है, एंड द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग कैरिड आउट होता है बाय अ प्रेशर ग्रेडियंट, जो लंग्स के बीच में होगा और एटमॉस्फेयर के बीच में, मतलब कि जो मूवमेंट है एयर का अंदर और बाहर, वो किससे कैरिड आउट होता है? वो कैरिड होता है बाय द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इंस्पिरेशन अकर होती है जब प्रेशर विद इन द लंग्स यानी इंटर पल्मोनरी प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इंस्पिरेशन कब होगी? जब हमारे पास इंस्पिरेशन तब होगी जब प्रेशर विद इन द लंग्स यानी इंटर पल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी विद इन द लंग्स जो प्रेशर होगा वो कम होगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, तब हमारे पास इंस्पिरेशन होगी। मतलब कि जब हमारे पास नेगेटिव प्रेशर होगा लंग्स में विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सिमिलरली एक्सपिरेशन तब होती है जब लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स हैं यानी एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल रिब्स के बीच में, वो हेल्प करते हैं ऐसा ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए। इंस्पिरेशन इनिशिएटेड होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, जो इंक्रीज करता है हमारा वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर में। ठीक है, एंड जो कॉन्ट्रैक्शन होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की, वो क्या करेगी? हमारे रिब्स को लिफ्ट अप करेगी और स्टेनम के अंदर वॉल्यूम जो है वो उसका बढ़ा देगी। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास इंक्रीज होगा इन द थोरेसिक वॉल्यूम में। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम में जो एक सिमिलरली ओवरऑल हमारे पास इंक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम में, जो एक सिमिलर इंक्रीज कॉज करेगा पल्मरी वॉल्यूम में भी। तो जब हमारे पास पल्मरी वॉल्यूम में इंक्रीज होगा तो जो इंटर पल्मरी प्रेशर है वो क्योंकि कम है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण एयर जो होगी फोर्स होगी बाहर से अंदर आने के लिए। ठीक है, एंड यही है इंस्पिरेशन। ठीक है, तो मैं फिर से बता रही हूँ कि इंस्पिरेशन में क्या होता है। इंस्पिरेशन में जोन से स्टेप होते हैं। सबसे पहले इंस्पिरेशन होता क्या है? इंस्पिरेशन वो होता है कि जब लंग्स के अंदर हमारा जो प्रेशर है वो कम है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब होता है इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन में क्या होगा कि जो डायफ्राम होते हैं और जो स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ऐसा, मतलब कि ग्रेडियंट जनरेट करने में। ठीक है, तो इंस्पिरेशन कैसे होगी? जब हमारा जो डायफ्राम होगा वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास मतलब कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, जो हमारे रिब्स को लिफ्ट अप करेगा और जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा थोरेसिक चैम्बर का, जिसके कारण पल्मरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो क्योंकि पल्मरी वॉल्यूम जब एक इंक्रीज आता है पल्मरी वॉल्यूम में, अगर पल्मरी वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है तो उससे क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास लंग्स के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेयर से, जिसके कारण एयर जो होगी वो अंदर आ जाएगी। ठीक है, एक्सपिरेशन में क्या होगा? एक्सपिरेशन में एकदम ऑपोजिट होगा। एक्सपिरेशन में क्या होगा कि जो डायफ्राम है और जो स्टेनम है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, जिसके कारण जो हमारे पास क्या है थोरेसिक जो हमारे पास वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण तो एक्सपिरेशन में क्या होगा कि जो हमारे पास डायफ्राम और स्टेनम है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे तो क्या होगा कि जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा, और थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस हो गया एंड जिसके कारण पल्मरी वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा। और पल्मरी वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो इंटरकोस्टल मसल में प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसके कारण एयर जो होगी बाहर चली जाएगी, जो कि एक्सपिरेशन होगा। हमारे पास एबिलिटी होती है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन एक विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल मसल्स
इन द मसल्स इन द एब्डोमेन। एवरेज हेल्दी ह्यूमन जो है वो 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है, और जो वॉल्यूम है एयर इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग मूवमेंट्स में, हम उसको स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं, जो क्लिनिकल असेसमेंट्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो मैंने इसमें अभी क्या कराया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन होती है कि द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन क्या होता है, जिसमें एल्विला एयर बाहर रिलीज होती है। तो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स कैरिड होता है बाय द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स और एटमॉस्फेयर के कारण। तो इंस्पिरेशन तभी होगी जब हमारे पास प्रेशर लंग्स के अंदर जब इंस्पिरेशन तब होगी जब हमारे पास जो प्रेशर है विद इन द लंग्स कम होगा देन द एटमॉस्फेयर, तो तब इंस्पिरेशन होती है। और एक्सपिरेशन तब होगी जब हमारे पास लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है देन द एटमॉस्फेयर, तो तब क्या होगी, एक्सपिरेशन होगी। ठीक है, तो इंस्पिरेशन और मतलब कि जो हमारे पास एडिशनल मसल्स हैं वो ये हेल्प करते हैं ये प्रेशर ग्रेडियंट को सेटअप करने में। ठीक है, तो इंस्पिरेशन जब भी होगी मतलब कि एयर अंदर जा रही है, जब एयर अंदर जा रही है इसका मतलब कि लंग्स के अंदर प्रेशर कम है देन द एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा कि जैसे इंस्पिरेशन है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है और स्टेनम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर डायफ्राम और स्टेनम कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके कारण क्या होगा, हमारा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर हमारा थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो रिब्स को हमारी लिफ्ट अप कर देंगे और वो इंक्रीज लेके आएंगे हमारे पास वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर में। तो जैसे हमने इंस्पिरेशन किया, एयर इनहेल की, क्या होगा, क्योंकि इंस्पिरेशन में क्या होता है कि लंग्स के बीच में प्रेशर कम है देन द एटमॉस्फेयर, तो उससे क्या होगा, हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हमारे लिप्स को लिफ्ट अप करेंगे, जिसके कारण थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और जिसके कारण पल्मरी वॉल्यूम में भी वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी पल्मरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो साथ में ही जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा देन द एटमॉस्फेयर, जिसके कारण एयर फोर्स होगी और हमारे लंग्स के अंदर चली जाएगी। और एक्सपिरेशन में एकदम इसका ऑपोजिट होगा कि डायफ्राम और स्टेनम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे और थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण पल्मरी प्रेशर एक्सपिरेशन में क्या होगा कि जो डायफ्राम है एक्सपिरेशन में क्या, तो एक्सपिरेशन में क्या होगा कि जो डायफ्राम है हमारा वो ओरिजिनल पोजीशन पे अपनी आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास डायफ्राम जो है मतलब कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा तो थोरेसिक वॉल्यूम मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर उसके कारण पल्मरी वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जब भी पल्मरी वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो जिसके कारण इंट्रा पल्मरी प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि जब हमारे पास पल्मरी वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो लंग्स के बीच में जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, जिसके कारण हमारी जो एयर है वो बाहर आ जाएगी, एक्सपिरेशन हो जाएगा। बस यही था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि ह्यूमन जो है 12 to 16 मिनट्स जो है वो रिस्पायर करता है पर डे, और उसको हम किससे मेजर करते हैं, स्पायरोमीटर से। उसके बाद है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़, तो इसमें हमने पढ़ना है टाइडल वॉल्यूम टीवी, और उस एनसीईआरटी में ये 2 डायग्राम है, जिसमें एक में है एयर जो एक्सपेल्ड हो रही है लंग से, और ये साइड पे डायग्राम है, आप सब देख सकते हो। इसके अंदर सारी चीज़ें स्टेप्स बताए हैं जो मैंने अभी बोले हैं। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, और ये 500 ml होता है। हेल्दी मैन कैन एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम होता है टाइडल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। टाइडल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, एंड ये कितना होगा 500 ml। ठीक है, उसके बाद होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इंस्पायर करता है फोर्स
फोर्सेबल इंस्पिरेशन के बाद, मतलब कि एक फोर्सेबल इंस्पिरेशन के बाद जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करेगा उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता है अप्रॉक्स 225 to 3000 ml। फिर होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन जो एक्सपायर करेगा ड्यूरिंग द फोर्सेबल एक्सपिरेशन, ये होता है 1000 ml to 1100 ml। फिर होता है रेजिड्यू वॉल्यूम एयर का लंग्स में बच गया है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी, कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बच चुका है लंग्स में एक्सपिरेशन के बाद भी, तो वो बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और उसका एवरेज होता है 1100 to 1200 ml। जब आप कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इसके अंदर ऐड करते हो तो आपके पास डिफरेंट पल्मरी कैपेसिटीज़ भी आ जाएंगी जो आप डिफरेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, की टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कि कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है पर्सन इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, कि पहले उसने एक्सपायर कर लिया उसके बाद कितना वो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करेगा उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और इसके अंदर आता है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिला के क्या बनता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देन आता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन एक्सपायर, इसमें ऑपोजिट है, जहाँ पे इंस्पिरेटरी होगा वहाँ पे आपने क्या करना है एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन है, मतलब कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इंस्पायर करेगा आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या था टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और कैपेसिटी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या है टाइडल वॉल्यूम ऑफ और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रहती है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी, तो इसके अंदर आएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन ब्रीथ कर सकता है फोर्स एक्सपिरेशन के बाद, इसके अंदर आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, देन आता है टोटल लंग कैपेसिटी की टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट होती है लंग्स में एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, इसके अंदर आता है रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। मैकेनिज्म ब्रीदिंग में हमने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ब्रीदिंग में पढ़ा कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन होता है कि जब हम एयर अंदर लेते हैं और एक्सपिरेशन होता है जब हम एयर रिलीज करते हैं। ठीक है, एंड इंस्पिरेशन में क्या होता है कि लंग्स के बीच का जो प्रेशर है वो कम होता है एटमॉस्फेयर से, और एक्सपिरेशन में लंग्स के बीच का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है देन द एटमॉस्फेयर से, और जो एडिशनल मसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ये सब प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होती है एयर की इन एंड आउट लंग्स से कैरियड होती है बाय प्रेशर ग्रेडियंट लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो जब हम इंस्पायर कर रहे हैं क्या होगा कि हमारा जो डायफ्राम है, हाँ, तो इंस्पिरेशन में क्या होगा कि जब हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब हमारा डायफ्राम एंड स्ट्रेनम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि थोरेसिक वॉल्यूम का जो है मतलब कि थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि हमारा मतलब कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्टेनम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे वो लिफ्ट अप करेंगे हमारे रिब्स को, और थोरेसिक चैम्बर में जो उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो जब थोरेसिक चैम्बर में वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा पल्मरी वॉल्यूम में इंक्रीज होएगा। तो जो इंक्रीज इन पल्मरी वॉल्यूम लेट क्या करेगा, जो लंग्स के बीच में प्रेशर है वो कम करेगा एटमॉस्फेयर से, जिसके कारण एयर अंदर आएगी। और एक्सपिरेशन में क्या होगा कि डायफ्राम जो होंगे और स्टेनम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, और जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल हैं वो भी रिलैक्स कर देंगे अपने आप को, रिस्ट भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, और जो हमारा प्रेशर है मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा थोरेसिक वॉल्यूम, जिसके कारण जो पल्मरी वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस होएगा, और जिसके कारण क्या होगा कि लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर से और एयर बाहर चली जाएगी। एंड हम इसको मेजर करते हैं बाय द स्पायरोमीटर। उसके बाद हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर
पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम की एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन एक्सपायर करता है आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम का होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रहती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, और इसके अंदर आता है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी उसका वाइस वर्सा, और इसमें आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल वो कैपेसिटी की वॉल्यूम ऑफ एयर जो रिमेन रहते हैं इन द लंग्स नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, और इसके अंदर आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर वाइटल कैपेसिटी का हमने पढ़ा और टोटल लंग कैपेसिटी का पढ़ा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगता है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट्स। थैंक यू एंड बाय।